आज की इस वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक हैं आज की इस वीडियो में, वो है पहला तो एग्जाम तिथि को लेकर और एडमिट कार्ड को लेकर। काफी सवाल रहते हैं आप लोगों के कि कब हो सकता है, क्या इसका तार्किक रूप से कब हो सकता है, तो हम उसकी बात करेंगे। दूसरा बात हम करेंगे जो आज की वीडियो में, वो हम ये करने वाले हैं कि हमने सीटेट की परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण किया। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक आज का रहने वाला है। तीसरा आज रहेगा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताएंगे कि आपको उनको पढ़ना ही अनिवार्य है, जो कि आप पढ़ लेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, 120 25 जितना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप 100+ स्कोर आराम से कर लेंगे आज की इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपके एडमिट कार्ड को लेकर जो चीजें हैं उसकी बात करते हैं। एडमिट कार्ड को लेकर आपको मालूम है, सबसे पहले जो तार्किक रूप से बात की जाए तो टीसीएस इस परीक्षा को कंडक्ट कराएगा, जो कि आप जानते हैं सभी लोग। और टीसीएस की जो परीक्षा है वो 12 तारीख से उसकी सीजीएल चल रही थी एसएससी की, वो समाप्त हो रही है, हो गई है, हो नहीं रही, हो गई है। अब क्या होगा? अब आपको मालूम है 11 तारीख का समय दिया गया था सभी छात्रों को फोटो को सुधारने के लिए, यानी कि फोटो जिनकी गड़बड़ दिक्कत हो रही थी, गड़बड़ थी, वो दोबारा अपलोड कर पाए, इसके लिए उनको 11 तारीख का समय दिया गया। वो भी समय बीत चुका है। अब एक शॉर्ट नोटिस सीबीएसई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेगा, क्योंकि जो टीसीएस है उसके पास कोई और परीक्षा कराने का इस महीने कोई और परीक्षा नहीं है। तो आपकी जो शॉर्ट नोटिस है वो आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी। तो परीक्षा दिसंबर में होगी, इसके बारे में सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल तौर पे पहले ही बता रखा है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो दिसंबर में शुरू होगी, ये आप मान के चलिए बिल्कुल। अभी किसी भी दिन आपकी, कभी भी किसी भी वक्त आपकी नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं। अब हम बात करें इस परीक्षा के बारे में, आपके जो सवाल थे, फोटो के बारे में जो सवाल थे, तो कि एडमिन अप्रूव नहीं हुआ कुछ लोगों का, वो परेशान ना हो, उनके एडमिन अप्रूवल हो जाएंगे। तो ये आपके पहला सवाल। दूसरा टॉपिक हम लोगों की परीक्षा हमने कैसे उत्तीर्ण की, तो हम बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताते हैं। हमारा जो तरीका है परीक्षा को पास करने का, वो है 60-40 का फार्मूला। हर किसी का अलग होता है। 60-40 का फार्मूला का मतलब ये होता है कि कठिन शिफ्टों की परीक्षा जो कठिन शिफ्ट होते हैं, कठिन क्वेश्चन जिस शिफ्ट में आते हैं, उनको हम क्या करते हैं, 60% लेते हैं। और जो आसान शिफ्ट आती है उनको हम 40% में कंसीडर कर लेते हैं, ले लेते हैं। कैसे? जैसे कि 23 शिफ्टें हम मानते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा जो हुई थी 2021-22 की परीक्षा जो ऑनलाइन हुई, उसमें आपकी 23 शिफ्टें परीक्षाएं कराई गई। इन 23 शिफ्ट की परीक्षाओं में अगर हम देखें तो 23 शिफ्टों में हम 10 शिफ्ट की परीक्षाओं को लेते हैं। अब 10 शिफ्ट में से शुरुआत की जो शिफ्टें हुई आसान रही थी, तो उन शुरुआत की हम 4 शिफ्टों के पेपर को ले लेंगे। और आखिर की जो जनवरी में हमारे पेपर हुए, उनकी हम 6 शिफ्टों को लेंगे। हमारे पास कितने हो गए? 10 शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए। 10 शिफ्ट के कुल क्वेश्चन हमारे पास कितने हुए? 150 क्वेश्चन एक पेपर में आते हैं, तो पूरे मिला के हमारे पास हुए 1500 क्वेश्चन। अब इन 1500 क्वेश्चन को हमें हल कैसे करना है, इसके लिए हम दूसरा क्या तरीका अपनाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन तो हमने ले लिए कि हमें लेना है, अब हम आगे क्या करेंगे? ये तो आप ऑफिशियल तौर से ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करो, लेकिन उससे आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो तरीका है, हम ये करते हैं कि जाके किताबें ले आते हैं जो कि डिटेल डिस्कशन में विद आंसर दिया होता है। जैसे ऑनलाइन जो पेपर हुए हैं उनके लिए ढेर सारी आपको बुक मार्केट में मिल जाएंगी। उन बुक को आप लाकर क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन, और जिसमें डिटेल में आंसर दिया हो, यानी अगर क्वेश्चन ABCD 4 हैं, उनमें किसी का आंसर सी सही है तो क्यों सही है वो नीचे दिया हो डिटेल में डिस्कशन के साथ, उनको बुक को लेकर आइए। अब उसके बाद क्या करना है, क्या उसी क्वेश्चन के आंसर जो किताब में दिए उन्हीं को मार्क करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे, बुक लाने के बाद ऑफिशियल आंसर की को डाउनलोड करेंगे। ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की के साथ बुक में टिक लगाएंगे उन जो हमें करने हैं पेपर। जैसे हमने कहा ना, शुरुआत की 4 शिफ्ट और आखिर की 6 शिफ्ट हमें करनी है, तो उन शिफ्टों के पेपरों में हम टिक लगा लेंगे ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करने के बाद। और टिक लगाने के बाद क्या करेंगे, टिक लगाने के बाद हम करेंगे कि उन क्वेश्चनों को हम फिर हल करना शुरू करेंगे। ये हमारा हो गया मेथड पेपर हल करने का पहला। दूसरा दूसरा जो हम तरीका अपनाएंगे कि सिलेबस में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि बार बार परीक्षा में आते ही हैं, वो हम तैयार करेंगे। उसके लिए अब सीटेट की परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो पहला हमारा महत्वपूर्ण होता है टैग वर्ड। ये लिए कहाँ से गए हैं? ये आपके एनसीएफ से लिए गए हैं, जो कि आपको मालूम होगा। इस वक्त एनसीएफ पढ़ना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि 140 पेज नहीं, 180 पेज की है। कुछ ने कहा था 140 पेज की है, नहीं, 100 लगभग 80 पेज की एनसीएफ की पूरी पीडीएफ है, जो कि 12-13 MB की है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ी हुई है। डाउनलोड करके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़िए, लेकिन उतना समय है नहीं अभी। तो एनसीएफ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम है, तो वो एक तरीका है। तो पहले हम क्या करते हैं, 60-40 का फार्मूला अपनाते हैं, और काफी छात्रों पे अप्लाई भी किया और बहुत अच्छा स्कोर आया।
100 से नीचे किसी का नहीं आया जिसने भी इसको सही तरीके से किया। किसी के 105, किसी को 110, 117 भी आए, 121 21 तक आए हैं। 105 से लेकर 110 की रेंज में ज्यादातर छात्र रहे हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं। तो ये हम बता रहे हैं जब ये 15 से 20 दिन 25 दिन केवल छात्रों ने अपनाया है, ये आखिर का जो समय होता है उनके लिए है। ये जो लगातार पढ़ रहे हैं उन्होंने तो सब कुछ पढ़ रखा होगा, तो उनके लिए एक ये कर सकते हैं ट्रिक। बाकी उन लोगों ने एक पेपर हल ही कर लिया होगा ज्यादातर, हम ये आशा करते हैं। अब क्या है तीसरा तरीका? तो तीसरा तरीका है सिलेबस में महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए हम बात करते हैं कि टॉपिक को पेन पेंसिल अगर ले रखा है तो ले लीजिएगा और नोट कर लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं मतलब क्या पढ़ना ही है, महत्वपूर्ण क्या है। पहला हम सीडीपी बाल विकास की बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, जो कि आते ही हैं, ये जरूर पढ़ना है आपको। दूसरा हम जो टॉपिक इसमें रखेंगे वो रखेंगे एनसीएफ 2005 को। जो एनसीएफ 2005 आपका आया, ये चौथी बार आया था आपका। कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2000 में आया था। तो एनसीएफ 2005 आपका हो गया, तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को रखेंगे, जिसमें कि सतत मूल्यांकन जो होता है केवल संज्ञान का मूल्यांकन करता है, और व्यापक मूल्यांकन में सभी पक्षों का मूल्यांकन हो जाता है आपके। हम कह सकते हैं तीनों पक्षों का मूल्यांकन कह सकते हैं, या शैक्षिक और गैर शैक्षिक मूल्यांकन जो होता है वो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, जो कि परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो हमारा ये तीसरा टॉपिक हो गया, एनसीएफ हो गया, सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया, जीन पियाजे कोहल वाइगोत्स्की हो गए। ये 3 टॉपिक हो गए जो कि महत्वपूर्ण है। अब आगे अगर हम बात करें तो आपको समावेशी शिक्षा की हम बात करेंगे। समावेशी शिक्षा बिल्कुल महत्वपूर्ण है, 5 अंक का अलग से ही बिल्कुल टॉपिक है। तो समावेशी शिक्षा के अंदर आपके देखने को सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुसंस्कृत की बात करें, बहुभाषिकता की बात करें, जो क्वेश्चन बनते हैं कि एक टीचर एक कक्षा में बहुभाषिकता को बहुभाषी कक्षा है तो उसमें बच्चों को उसको क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सभी को आजादी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्न जो बनते हैं वो आपके पढ़ने के होते हैं। तो समावेशी कक्षा में सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे देखने को। ये आपका समावेशी कक्षा हो गया, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब हम मोटिवेशन पे फोकस करेंगे। मोटिवेशन में हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, केवल इतना ध्यान रखते हैं 2 प्रकार के होते हैं, बस इतना आपको दिमाग में रहना चाहिए कि 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक होता है, एक बाहरी होता है। और जो आंतरिक होता है वो अच्छा माना जाता है, बाहरी वाला क्षणिक होता है, ज्यादा अच्छा हम उसको नहीं मान सकते। होता 2 प्रकार के, लेकिन बाहरी वाले को ज्यादा अच्छा आंतरिक होता है, क्योंकि बाहरी वाला क्या होता है, लालची होता है, लालच की वजह से आता है बाहरी मोटिवेशन जो आपका अभिप्रेरणा है, तो उसको उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। तो ये आपका हो गया चौथा। अब उसके बाद हम भाषा कौशल के बारे में देखेंगे। तो भाषा कौशल आपकी जब हिंदी पेडागोजी पढ़ते हैं वहां पर भी आपको देखने को मिल जाती है, 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। लेकिन भाषा कौशल की बात तो सब करते हैं, लेकिन भाषा के उप कौशल आपसे पेपर में पूछना शुरू कर चुका है। 2 प्रकार के होते हैं उप कौशल, वो जरूर ध्यान रखिएगा, जिसको ग्रहात्मक और एक आपका हो गया ग्रहात्मक करने वाला, एक अभिव्यक्तात्मक की बात हो जाती है। 2 प्रकार के उप कौशल है, वो हम टॉपिक पे अपने शामिल करते हैं। तो ये हमारे 5 6 7 टॉपिक ये हो गए। अब ये जो कि हम पढ़ना है, एक टेलम पढ़ेंगे। टेलम में मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़ानी, मतलब जो पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाना है, किन सामग्रियों का प्रयोग करके। जैसे कोई बच्चा, अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं, अगर कोई बच्चा अंधा है, देख नहीं सकता है, तो आप कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हुए उसे शिक्षा देंगे। या कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसको कौन सी शिक्षण प्रणाली का प्रयोग करते हुए शिक्षा देंगे, ये आपके लिए जरूरी है। एक आपको बुद्धि से प्रश्न बनते हैं, तो बुद्धि में हार्वर्ड गार्डनर के बारे में जरूर तैयार रखिएगा। 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई थी, जो वो 8 प्रकार की जो बुद्धि है, वो 8 प्रकार की बुद्धि में से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे अब्दुल कलाम हो गए, क्रिकेटर हो गए हमारे सचिन तेंदुलकर, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है। या आप ए आर रहमान को ले लो, या फिर हम ले सकते हैं लता मंगेशकर को ले लो, इनमें किस प्रकार की बुद्धि मिलती है। या बाबा रामदेव को ले लो, या फिर मतलब हर उसमें इन एक किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ये आपको डिफाइन करना होता है। हार्वर्ड गार्डनर की जो 8 प्रकार की बुद्धि है उसमें दिया है, ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको रखना है। इसके बाद बुद्धि हो गया आपका। एक हम रखेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में, तो बुद्धि लब्धि याद रखिएगा, आईक्यू लेवल जरूर याद रखिएगा, आईक्यू लेवल के बारे में, ठीक है ना, आईक्यू लेवल के बारे में जरूर ध्यान रखना होता है। और एक आपका अनुवांशिकता और वातावरण के बारे में जो क्वेश्चन बनता है चैप्टर से, वो महत्वपूर्ण है। यानी परिवेश का क्या फर्क पड़ता है, यानी बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है परिवेश का, ये महत्वपूर्ण होता है। यानी अनुवांशिकता और वातावरण का एक क्वेश्चन जो चैप्टर से बनता है, एक टॉपिक जो है जो कि जेंडर की बात करता है। तो पेपर में एक चीज गलती कहां पर करते हैं, जेंडर की बात कर रहे हो और सेक्स की बात कर रहे हो, दोनों में क्या फर्क है। सेक्स बायोलॉजिकल होता है, जबकि जेंडर सामाजिक रूप से निर्धारित होता है। जेंडर सामाजिक रूप से हम कहते हैं, जबकि सेक्स सामाजिक रूप से नहीं, वो बायोलॉजिकल चीज है। तो यही दोनों चीजों में अंतर है, जेंडर के बारे में और सेक्स के बारे में। तो जेंडर जो सेक्स है वो गुणसूत्र से प्रभावित होता है और जेंडर समाज से, यही चीजें आती हैं। तो समाजीकरण में
बस इतना टॉपिक हम देखेंगे और हमें नया टॉपिक नहीं देखना होता। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में, जिसका नाम है पर्यावरण या ईबीएस। ईबीएस में हम शुरुआत करते हैं घर से। हम ये जरूर ध्यान रखते हैं कि 3-4 स्टेट हैं जहाँ से घरों के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ के घर कैसे बनते हैं। जैसे राजस्थान हो गया, असम हो गया, आपका लेह लद्दाख के घर हो गए, वहाँ के घरों के बारे में ये हम याद रखेंगे। जनजातियों के बारे में ध्यान रखेंगे कि जनजाति कहाँ पे मिलती है। तीसरा पॉइंट याद रखते हैं अभ्यारण्य के बारे में। तो अभ्यारण्य के बारे में हमें ये याद रखते हैं कि एक सींग वाले गैंडा कहाँ पे मिलते हैं और बाघ कहाँ पे मिलते हैं, शेर कहाँ पे रहते हैं। इनके बारे में 3-4 चीजें जो कि महत्वपूर्ण है बस। तो उनमें 2-3 राज्य हैं, जैसे गुजरात राज्य आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है केरल के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। ये 4-5 राज्य हैं, और असम के बारे में, वहां के बारे में, मानस नेशनल पार्क जैसे। तो ये चीजें हमको हो गई। तो ये हम ईबीएस में अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। ईबीएस में थीम बहुत पूछी जाती हैं जो कि आती ही हैं और कई रंग की आती हैं। तो 6 थीमें हैं और 6 थीमों में से 4-4 इनकी उप थीमें भी हैं, जो कि अगर थीम याद है तो थीम में काम चल जाएगा, अगर उप थीम याद है तो थीम में काम चल जाएगा। तो आप थीम रट सकते हैं, रटना ही पड़ेगा आपको, ये आपके लिए जरूरी है। नोट करते जाइए, अगर नोट नहीं किया, अगर आपके पास है तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण टॉपिक में है। अब सामाजिकरण में आपका जो आता है चीजें इसी में आती हैं। तो मधुमक्खी की बात हो, चींटियों की बात हो, या फिर आपकी ततैया की बात हो, इनकी क्वेश्चन जो बनते हैं तो इनमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो ततैया है, चींटियां हैं, इनमें कौन सी शिकारी होती है, कौन सी अंडे देती है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। तो ये आपको याद रखना है। हाथी के बारे में क्वेश्चन आपका बनता ही है, ये भी याद रखना है। स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन बनता ही है, ये भी याद रखना है। तो ये आपके ईबीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए जो कि आपको ध्यान ही रखने हैं। इसमें आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, जो कि पेपर में आते ही आते हैं। अब ये तो आपके हो गए इसमें जुड़े हुए। अगर हम इसी पे बात करें, ब्रेल लिपि के बारे में आपको ध्यान रखना ही है। ब्रेल लिपि के बारे में कि ब्रेल लिपि के निर्माता कौन थे। और ये एक क्वेश्चन बनता है बीमारी से जुड़ा हुआ कि खून के, अगर किसी कोई बीमार है, खून की कमी हो गई है, तो कौन से फल फ्रूट देने चाहिए, यानी एनीमिया को दूर करने वाली फलों की, सब्जियों की, यानी कि जो तरीके हैं, गुड़ हो गया, आंवला हो गया, यानी कि एनीमिया, खून की कमी को दूर करने के लिए। विटामिन सी में कौन से फल प्रयोग किए जाते हैं। ये एक आता है आपका कि जो खाना आप खाते हैं तो वो पेट में पचने में कितना समय लगाता है, पाचन से। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपके पेपर में दिखते हैं, जो कि आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आगे के टॉपिक हैं मैथ के। तो ईबीएस में आप लोगों को जितने टॉपिक हमने बताए वो आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। मैथ की बात करें तो मैथ में क्या पढ़ना है, 2D फिगर आपको पढ़ना ही है मैथ में, 2D फिगर के बारे में। और स्थानिक मान वास्तविक मान में अंतर पूछ लेता है, स्थानिक मान वास्तविक मान के बारे में पूछ लेता है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो कि आप शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, जो कि आपको नहीं ज्यादा सोचना है, वो आपका आता है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। ये लड़कियों को कभी कभी ज्यादा दिक्कत होती है इसमें। तो गणित में आपको एक चीज याद रखनी है, बेन हिले की थ्योरी याद रखनी है। बेन हिले के जो स्तर उन्होंने बताए थे, बेन हिले ने, वो आपको याद रखनी है। उसके बारे में सर्च करके गूगल में, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगी थ्योरी, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। बेन हिले से 1 अंक वहां से आपको मिल गया, समझ लीजिए, पक्का हो गया आपका 1 अंक, वो आपके लिए जरूरी है। तो बेन हिले के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मैथ के बारे में जो आपकी हम बात करें, अब कुछ ऐसे नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे किलपैट्रिक की परिभाषा आपको याद रखनी है। किलपैट्रिक ने क्या परिभाषा दी थी, ये याद रखिएगा। नॉम चॉम्स्की की क्या परिभाषा थी, ये याद रखिएगा। वैलेंटाइन की क्या परिभाषा थी, ये याद रखिएगा। और ये परिभाषाएं आपको याद ही रखनी है। फ्रोबेल ने कौन सी परिभाषा दी थी, ये भी आपको याद रखना है। स्टैनली हॉल की परिभाषा, ये भी याद रखना है। 5 परिभाषाएं हमने बताई, ये आपको याद ही रखना है, बिल्कुल ध्यान ही रखना है। तो इनको रट लीजिएगा क्योंकि इससे बन जाता है। क्रो एंड क्रोक्स की परिभाषा पूछ लेता है, ये भी याद रखना। वाटसन की परिभाषा, ये भी याद रखना। बस 6-7 परिभाषाएं, इनको लिख लीजिए, इतना आपको रट लेना है, आपका काम चल जाएगा काफी हद तक, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। नॉम चॉम्स्की की बात करें तो नॉम चॉम्स्की की अगर हम बात करें तो नॉम चॉम्स्की के बारे में जरूर याद रखना, उनकी परिभाषा याद रखना, और उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उनको याद रख लेना। ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो जितने टॉपिक, जितनी चीजें हमने बताई आसान सी, इतने आप नोट करके इतने टॉपिक आप आसानी से पढ़िए और 60-40 का फार्मूला अप्लाई करिए। आपकी परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होगी, ये आप लोग उम्मीद कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने ईमानदारी के साथ ये चीजें की तो। अब कुछ लोग कहेंगे तुक्का कैसे लगाएं, तो आपको बता दें कि तुक्का लगाने का सही तरीका, तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का लगाने के लिए आखिर में आपको तुक्का की बात जो है ना, कुछ लोग कहते हैं तुक्का कैसे लगाएं अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो जैसे आपने मान लीजिए सीडीपी हल्की, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो अगर मान लीजिए 30 में से आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है,
तो आप ये अनुमान लगाइए कि 15 में से कौन से विकल्प सबसे ज्यादा सही निकल रहे हैं। आपने जब 15 क्वेश्चन लगाए उनमें सबसे ज्यादा कौन सा विकल्प सही है, तो आप सीडीपी में क्या करिए, उन्हीं विकल्प को, जितने क्वेश्चन आपसे 2-4 से छूट रहे हैं, नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो जो सबसे ज्यादा विकल्प सही है उन्हीं पे अप्लाई कर दीजिए, उन्हीं विकल्प को भर दीजिए। जैसे सी सही है सबसे ज्यादा, 26 में से 16 सी सही है मान लीजिए सेक्शन ए में, तो आप क्या कीजिए, सी का विकल्प भर सकते हैं। ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई और सवाल हो तो कमेंट खुला रहता है, जाके पूछ सकते हैं। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम लोग शाम 7:30 बजे क्लास में मिलते ही हैं। आप रोज प्रैक्टिस करते हैं हिंदी पेडागोजी की और ईवीएस की भी, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दिया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।